Hello students and welcome in today's class. And in today's class we are going to do chapter 7 of class 10th geography and name of chapter is lifelong of national economy। और ये जो चैप्टर है, ये जो वीडियो है, ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। ठीक है, ऑलरेडी 2 पार्ट में यूट्यूब पे डाल चुका हूँ और आपने वो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली क्या करने वाले हैं, तो पहले की क्लासेस में हमने ये देख लिया कि भाई इंडिया के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं, और सेकंड वीडियो में हमने ये देखा इंडिया के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जो पहला वाला ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज रोडवे, वो कैसे इंडिया के अंदर वर्क करता है, उसके कौन कौन से मिनिस्ट्रीज होते हैं, कौन किसके अंडर काम करता है और कितने टाइप ऑफ रोडवेज होते हैं, वो सब हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आज के थर्ड क्लास में हम देखने जा रहे हैं हमारा सेकंड डोमेन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट इज रेलवे। ठीक है, तो रेलवे के बारे में काफी कुछ आपको पता है और जो कुछ नहीं पता वो हमें इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा, तो एक एक करके हम समझते हैं। तो जैसे कि आपको पता है रेलवे काफी पुराना और काफी इंपॉर्टेंट डोमेन है लोगों के लिए, एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए, चाहे लोग हो चाहे उनके सामान हो। तो एक जगह से दूसरी जगह जब आप बहुत दूर जाते हो उसके लिए रेलवे जो है काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, आपको काफी चीपेस्ट प्राइस में और काफी दूर का डिस्टेंस ट्रैवल कराता है, भले इसमें आपको टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए रेलवे काफी इंपॉर्टेंट है और रेलवे वन ऑफ द ओल्डेस्ट डोमेन है इंडिया। तो बेसिकली अब हम देखते हैं इंडिया के अंदर जो रेलवे है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, कहां से हुआ। तो यहाँ पे क्या कहता है, रेलवे हैव बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स। ठीक है, रेलवे को आज लगभग 150 साल से ज्यादा हो गए इंडिया के अंदर चलते हुए। कैसे, तो बेसिकली जो पहली रेलवे थी इंडिया के अंदर वो चली थी 16 अप्रैल 1853। अगर इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करो तो लगभग 160 साल हो जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो पहली रेलवे चली थी वो 16 अप्रैल 1853 में चली थी, मुंबई से थाने के बीच में, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। और मुंबई से थाने के बीच की दूरी तय करते वक्त इनको टोटल 34 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ, एक बात आपको ये ध्यान रखना है, जो ये पहली ट्रेन थी ये कौन सी थी, तो ये एक पैसेंजर ट्रेन थी, कोई ये मालगाड़ी नहीं थी या फिर कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन गाड़ी नहीं था, बल्कि ये एक पैसेंजर ट्रेन था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोलता है कि द इंडियन रेलवे हैज 19 जोन्स। अब ये जोन्स क्या होते हैं, तो देखो जरा समझने की कोशिश करते हैं जोन्स क्या होता है। तो बेसिकली जो इंडिया के अंदर जो रेलवेज हैं वो टोटल 19 जोन के अंदर बटे हुए थे, पहले 16 था, फिर 17 हुए, फिर 18 हुए, फिर 19 हुए। तो अभी 2022 के अंदर टोटल इंडियन रेलवे के अंदर 19 जोन्स हैं। तो जोन्स क्या होता है, तो बेसिकली क्योंकि आपको पता है इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, छोटी कंट्री तो है नहीं, तो और इंडिया के अंदर जो रेलवे लाइन है वो भी बहुत बड़ा रेलवे लाइन है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रेलवे लाइन बिछाए हुए हैं, तो हर एक रेलवे लाइन के जो फेसेस हैं, हर एक रेलवे लाइन के जो एरिया है उनको उनके एरिया के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपने सुना होगा नॉर्थ रेलवे, सेंट्रल रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, वेस्ट साउथ रेलवे, इस तरह के अलग अलग आपने रेलवे के जोन के नाम सुने होंगे, तो इन्हीं को रेलवे जोन्स कहा जाता है। तो ऐसे करते टोटल 19 रेलवे जोन इंडिया के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन 19 जोन में जो अभी हाल फिलहाल जो लास्ट जोन बना है उसके अलावा हम देखते हैं, तो जो लेटेस्ट जोन अभी बना है यानी कि जो 19वां जोन जो बना है वो है साउथ कोस्ट रेलवे जोन। ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ साउथ रेलवे, वेस्ट रेलवे, सेंट्रल रेलवे, इस तरह से एक और अभी हाल फिलहाल में 19वां लेटेस्ट जोन बना है जिसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, ये आपको ध्यान रखना है। और इस साउथ कोस्ट रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है, जहां से सारे साउथ कोस्ट रेलवे जोन को कंट्रोल किया जाता है, वो कहाँ है, वो विशाखापट्टनम के अंदर है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। देखो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपको ये बात देखो, जैसा कि आपको पता है इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है, फिजिकली, और इंडिया के ऊपर जो फिजिकली फीचर्स हैं, यानी कि जो इसके जमीन है, कहीं पे पेनिनसुलर प्लेटू है, कहीं पे डेक्कन प्लेटू है, ठीक है, कहीं पे आपको हिमालयस देखने को मिलेंगे, कहीं पे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, कहीं पे कोस्टल लाइन्स देखने को मिलते हैं, कहीं पे नॉर्दर्न प्लेन देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इंडिया का जो जमीनी हिस्सा है, जो इंडिया का फिजिकल फीचर है, वो हर जगह क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। उसके बावजूद भी उन डिफरेंट इलाकों पे किसी न किसी तरह से रेलवे को चलाया जाता है। तो अब जो ये नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहे हैं इसमें हम यही समझेंगे कि हिमालयन माउंटेन के अंदर या फिर हिली एरिया के अंदर, ठीक है, या फिर आपके जहाँ पे रिवर्स हैं जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन के अंदर, उन जगहों पर रेलवे को कैसे चलाया जाता है ये हम देखते हैं। तो पहले क्या कहता है, द नॉर्दर्न प्लेन हैज फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ इट। ठीक है, हाउएवर ए लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। पहला जो फिजिकल फीचर इंडिया का आता है वो है नॉर्दर्न प्लेन, क्योंकि आपको पता है अगर आपने 9th क्लास का सेकंड चैप्टर किया हो ज्योग्राफी का, द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर सारे के सारे फिजिकल फीचर को अच्छे से बताया गया, जिसमें आपका नॉर्दर्न हिमालय है, नॉर्दर्न प्लेन है, पेनिनसुलर प्लेटू है, कोस्टल एरिया है, आइसलैंड है, इस तरह से सारे 6 के 6 फिजिकल फीचर्स हैं। तो उन 6 के फिजिकल फीचर में से जो पहला फिजिकल फीचर आता है वो है नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन क्या है, तो बेसिकली जो आपका जो मैप के अंदर जो हिमालय वाला पार्ट है, ठीक है, मैप के अंदर जो हिमालय है, तो हिमालय के नीचे आप देखोगे जहाँ पे यूपी है, दिल्ली है, बिहार है, पंजाब है, ठीक है, झारखंड है, ये सारे इलाके वो है जो जमीनी इलाके हैं, मतलब जहाँ का जमीन पूरा समतल है, प्लेन है। तो इन ही इलाकों को क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न प्लेन कहा जाता है। और इन नॉर्दर्न प्लेन के अंदर जो ट्रेन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है, क्योंकि यहाँ पे कोई माउंटेन नहीं है, कोई ज्यादा उबड़ खाबड़ रास्ते नहीं है, तो इन इलाकों पर जो ट्रेन की पटरी है काफी आसानी से बिछ जाती है। और यहाँ पे
रेलवे को रन करना काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। लेकिन इन्हीं इलाकों में कहीं कहीं जगह पर रिवर्स देखने को मिलता है। जैसे नॉर्दर्न प्लेन में ज़्यादातर रिवर्स भी आपके बहुत हैं, जैसे आपने गंडक सुना होगा, गंडक देखा होगा, ठीक है, बेटवा देखा होगा, या गंगा हो गया, यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, सतलुज हो गया, ये सारी नदियाँ इन्हीं नॉर्दर्न प्लेन में होती हैं। तो इन्हीं नॉर्दर्न प्लेन के अंदर जो नदियाँ होती हैं, इन नदियों में से भी क्या होता है, ट्रेन रन किया जाता है, जिसके लिए क्या बनाया जाता है, जिसके लिए ब्रिजेस बनाए जाते हैं। तो मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि नॉर्दर्न प्लेन का फिजिकल फीचर इतना अच्छा होता है कि वहाँ पर ट्रेन को आसानी से रन किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। फिर जो सेकंड आते हैं वो आते हैं हिली ट्रेन्स। हिली ट्रेन्स मतलब ऐसे इलाके जो पहाड़ी इलाके होते हैं, ठीक है। उन पहाड़ी इलाकों पर ट्रेन को कैसे चलाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रेन की पटरी बिछाना इतना ईजी नहीं होता है। तो क्या कहता है, इन द हिली ट्रेन्स ऑफ द पेनिनसुलर रीजन रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, गैप्स और टनल्स। तो बेसिकली ये बताया जाता है कि इंडियन की जो रेलवे मिनिस्ट्री है, ठीक है, उन्होंने इन इलाकों को भी नहीं छोड़ा है, बल्कि हिली इलाकों के अंदर भी लोग रहते हैं, तो उनको भी रेलवे का फायदा मिलना चाहिए। तो हिली इलाके के अंदर भी किसी तरह से रेलवे लाइन को बिछाया गया। किन जगहों पे? ऐसी जगह जहाँ पे लो हिल है, मतलब जो हिल की ऊंचाई है वो ज्यादा ना हो, कम हो। साथ में इन हिल्स के बीच में जो गैप्स होता है, जिसे आप वैली कहते हो, वो हो गया। या फिर इन हिल के बीच में से टनल को बना के, इन हिल्स के बीच में से टनल को बना के भी रेलवे को गुजारा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर थर्ड आता है हिमालयन माउंटेन, ठीक है। तो बेसिकली जो हिमालयन माउंटेन है, ठीक है, हिली इलाके जो हैं और जो हिमालयन माउंटेन है, दोनों में फर्क है। हिली इलाके के जो हिल्स होते हैं वो थोड़े निचले होते हैं, लेकिन जो हिमालयन माउंटेन मतलब जो इंडिया का जो सबसे नॉर्थ वाला जो पार्ट है, जहाँ पे पूरा 2400 किलोमीटर की लंबी हिमालयन रेंज फैली हुई है, जिसको आप हिमालयन माउंटेन कहते हैं। तो इसके अंदर जो जितने भी हिमालयस हैं वो काफ़ी लंबे लंबे हैं। तो द हिमालयन माउंटेन ऑल्सो नॉट हैव ए फेवरेबल कंडीशन होगा यहाँ पे, फेवरेबल कंडीशन ड्यू टू हाई रिलीफ, स्पेस, पॉपुलेशन, लैक ऑफ इकोनॉमिक सोर्स। हिमालय माउंटेन में मैं आपको बताऊँ तो हिमालय माउंटेन में ना के बराबर रेलवे लाइन्स है, या फिर समझो है ही नहीं रेलवे लाइन्स। क्यों? क्योंकि वहाँ के पहाड़ इतने ऊंचाई पर है कि वहाँ पे रेलवे की पटरियाँ बिछाना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो इसका हाई रिलीफ है। हाई रिलीफ मतलब यहाँ के जो ज़मीन है वो काफ़ी ऊंचे है, जिसको आप पहाड़ कहते हो। इसके अलावा यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, बहुत कम पॉपुलेशन हिमालय के अंदर रहती है। और लैक ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, लैक ऑफ इकोनॉमिक सोर्सेज का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे वो सारे सोर्सेज नहीं है, जैसे लोहे हो गए, कंकड़ हो गए, ठीक है, और बहुत सारे सोर्सेज चाहिए होते हैं जिससे रेलवे लाइन को बिछा जाता है। तो वो सारे सोर्सेज यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होते, इसलिए हिमालय के एरिया के अंदर रेलवे लाइन को नहीं बिछाया गया है, या बहुत ही कम बिछाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ लैक ऑफ रेलवे लाइंस इन हिमालय। तो ये रीजंस आपको याद रखने हैं, लेक ऑफ इकोनॉमिक सोर्सेज, स्पेस, पॉपुलेशन एंड हाई रिलीफ। नेक्स्ट ये कहता है, इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू सैंडी प्लेन्स ऑफ राजस्थान, स्वयम्स ऑफ गुजरात, फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। देखो, इन हिमालय हिल्स एंड नॉर्दर्न प्लेन के अलावा कुछ और जगह भी हैं जहाँ पे रेलवे लाइन को बिछाना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, जो राजस्थान के अंदर, राजस्थान नहीं, पूरा राजस्थान का सिर्फ वेस्ट पार्ट, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर क्या है, वहाँ पे सैंडी प्लेन मतलब रेत होते हैं, और उन रेत के अंदर रेलवे लाइन को बिछाना पॉसिबल नहीं है। मान लो किसी भी तरह से रेलवे लाइन को इन रेतीले इलाकों में बिछा भी दिया गया, तो जब यहाँ से ट्रेन गुजरेगी तो यहाँ से ट्रेन कम दिखेगा और धुआं चारों तरफ हो जाएगा, मतलब इतना ट्रेन चलेगा कि वहाँ पे धुआं हो जाएगा, मतलब रेत उड़ेंगे, जिससे की दिक्कत परेशानी हो सकती है। इस कारण से भी राजस्थान के वेस्ट राजस्थान के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत है, ठीक है, जैसलमेर के तरफ, वहाँ पे रेलवे लाइन को बिछाया नहीं गया है। इसके अलावा स्वयम्स ऑफ गुजरात का इलाका जहाँ पे दलदल वगैरह होते हैं, वहाँ पे तो ऑब्वियस बात है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ट्रेन को बिछाना, ट्रेन की पटरियों को बिछाना, ये आपको ध्यान रखना। उसके नेक्स्ट पॉइंट कहता है, फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं, उन जंगलों के अंदर भी रेलवे लाइन को बिछाना पॉसिबल नहीं है। अगर बिछा दिया भी जाता है तो वहाँ पे फिर पेड़ को काटना पड़ेगा, जो कि ठीक नहीं होगा, वो हमारे नेचर के लिए बढ़िया नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं रेलवे के बारे में जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें जानना जरूरी है, उसको हम देखते हैं इससे आगे। तो अब हम देखते हैं हमारे रेलवे के बारे में आज का लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक। देखो, इस टॉपिक में बेसिकली यहाँ पे आपको ये बात बताया गया कि इंडियन रेलवे जो है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम को आई टाइम फेस करती रहती है। तो देखते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम है। पहले यहाँ पे बताया गया इंडियन रेलवे ऑल्सो फेस्ड सम काइंड ऑफ अदर प्रॉब्लम। मतलब एक प्रॉब्लम तो ये था कि हर एक जगह जो फिजिकल फीचर है अलग है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे हिली एरिया है, जैसे नॉर्दर्न हिमालय हो गया, या फिर कहीं पे नॉर्दर्न प्लेन है, तो कहीं पे राजस्थान के डेजर्ट हैं, कहीं पे दलदल है, इस तरह के जो अभी हमने पढ़ा है। इसके अलावा और भी अलग तरह की प्रॉब्लम है जो इंडियन रेलवे फेस करता है। क्या है? तो क्या कहता है, सिंकिंग ऑफ ट्रैक इन सम स्ट्रेचेज एंड लैंडस्लाइड, ठीक है। कई बार देखो, जमीन के हिलने से, या फिर ऐसा इलाका जहाँ पे ट्रेनों के आने जाने के लिए
ब्रिजेस बनाए गए हैं जो कि समुद्र के ऊपर हैं, ऐसे इलाके, ठीक है, या फिर बाढ़ आने की वजह से अक्सर क्या होता है ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं वो पूरी तरह से डूब जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से आने जाने वाले सभी ट्रेनों को बंद कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। इससे ट्रेन को काफ़ी नुकसान होता है। पहला नुकसान तो ये होता है कि ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया तो उसके जो टिकट के प्राइस होते हैं वो वापस करने होते हैं। पहला नुकसान तो ये हुआ। दूसरा नुकसान ये हुआ कि जो ट्रैक्स डूब जाते हैं उनको रिपेयर करना, बनाना, ठीक करना, उसमें फिर अलग खर्चा आता है, तो ये भी एक इंडियन रेलवे का नुकसान होता है। दूसरा क्या कहता है, मेनी पैसेंजर ट्रैवल विदाउट टिकट, ठीक है। इंडियन रेलवे में अक्सर ऐसा देखा जाता है आए दिन कि काफ़ी सारे पैसेंजर ऐसे होते हैं जो बिना टिकट के ट्रैवल करते हैं। कुछ दिनों पहले उनमें से एक मैं भी था। थ्रिफ्ट एंड डैमेजिंग रेलवे प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इंडियन रेलवे क्या कहता है, इंडियन रेलवे कहता है कि जो रेलवे है वो आपकी संपत्ति यानी कि पब्लिक की संपत्ति है। तो कुछ पब्लिक ऐसे होते हैं कि जो इस बात को ज़्यादा ही सीरियसली ले जाते हैं और अपनी संपत्ति सच में समझ के रेलवे की जो कुछ प्रॉपर्टी है वो गायब करना चालू करते हैं और घर में ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो इंडियन रेलवे की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको चोरी और उनको डैमेजिंग देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया कि पीपल स्टॉप द ट्रेन बाय पुलिंग चेन अननेसेसरी। ये बात तो खैर है कि जो ट्रेन की जो चेन है कुछ लोग मजे के लिए खींच देते हैं, ठीक है, और बिना मतलब बिना फालतू में। इससे क्या होता है, ट्रेन डिले होता है, लेट होता है, और इसके अलावा जो पैसेंजर्स होते हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो रिक्वेस्ट यही रहेगी कि भाई ट्रेन के चेनों को बिना मतलब में मत खींचो। तो ये तो वो प्रॉब्लम्स हो गई जो ट्रेन आए दिन फेस करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ ट्रेन ही प्रॉब्लम फेस करती है, कुछ प्रॉब्लम लोग भी फेस करते हैं ट्रेन की वजह से, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो लोगों को अक्सर ट्रेन काफ़ी लेट मिलता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ट्रेन 1-2 घंटे लेट है तो चलता है, लेकिन 24-24 घंटे ट्रेन लेट चलते हैं, ऐसा भी कई बार देखा गया है। इसके अलावा ये प्रॉब्लम फेस किया गया कि इंडियन ट्रेन के अंदर जो ज़्यादातर कोचेज होते हैं वो ज़्यादातर सेफ्टी सुविधा सिर्फ एसी बोगी वालों के लिए होता है। जो स्लीपर बोगी वाले हैं या जो जनरल बोगी वाले हैं उनके लिए कोई भी फैसिलिटी सुविधा नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था तो एक टीटी ने ऐसा कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ एसी वालों के लिए काम करते हैं, एसी बोगी में जो लोग आते हैं जाते हैं उनका देखभाल करते हैं, और बाकी जो स्लीपर हैं या फिर जो जनरल में है अगर वो जाते हैं तो जाएँ, मरते हैं तो मरे, हमें उनसे कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसा खुद ट्रेन की टीटी ने कहा था। तो ये सुन के काफ़ी दुख होता है कि आज के दिन सिर्फ जिन लोगों के पास पैसा है और जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं, सरकार भी सिर्फ उन्हीं की मदद करती है और उन्हीं के लिए ही काम करती है, गरीबों के लिए नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आज का टॉपिक रेलवे का। तो नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में देखेंगे जो कि है पाइपलाइन। तो आज की क्लास में इतना ही। तो अगर आपको आज के सारे टॉपिक समझ में आए और कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।